चलिए पिछले वाले लेक्चर में हमने फ्री रेडिकल रिएक्शंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में है ना कौन सी वाली चीज़ हमने देखी थी, इट इज हैलोजिनेशन एज एन एग्जांपल, है ना। तो रिएक्शन जो होती है वो चेन मैकेनिज्म फॉलो करती है। किस टाइप से रिएक्शन होती है वो मैकेनिज्म हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज़ देखी थी उसमें हमने देखा था कि जैसे मीथेन या ईथेन जो होते हैं, है ना, उनमें तो क्या होता है, एक ही टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। मतलब किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और क्या बनेगा, उसमें सेम प्रोडक्ट बनता है ना। लेकिन जब आप किसको लेते हो, दैट इज प्रोपेन को लिया आपने, इसके ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर या इस कार्बन पर हाइड्रोजन का आना, ठीक है, क्या करवाता है, तो हम बोलेंगे वो बनवाता है 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और इस बीच वाले कार्बन को हम बोलेंगे दैट इज 2 डिग्री। यहाँ पर हाइड्रोजन का आना, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन का आना क्या बनवाएगा, दैट 2 क्लोरोप्रोपेन बनवाता है। आता है बेटा समझ में, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज प्रोपेन की रिएक्शन जब क्लोरीन से करवाई जाती है लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन का मिक्सचर बनता है। आते बेटा समझ में, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ये देखना है ना। तो इसमें कौन सी चीज है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल जब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पर वो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज 1:3.8:5, है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा यहाँ पर वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1:3.8:5 होता है। समझ आती बेटा बात ये, ठीक है। मतलब जब वो 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएगा तो रिएक्टिविटी भी 1 होती है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते टाइम उससे 3.8 टाइम्स ज़्यादा रहेगी, और 3 डिग्री को हटाते टाइम क्या रहेगी, दैट इज 5 टाइम्स ज़्यादा होती है ना। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है इसको बेस बनाकर, है ना, क्या कर सकते हैं हम, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए ना कौन सी चीज़ हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे इस प्रोडक्ट के बनने के फेवरेबल चांसेस हम देख लें, फिर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके बनने के फेवरेबल चांसेस हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, दोनों के फेवरेबल चांसेस का हम कर देंगे सम, ठीक है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन के टोटल फेवरेबल चांसेस, क्योंकि इसके मोनोक्लोरिनेशन पर ये बनता है और ये बनता है, ठीक है। तो दोनों के फेवरेबल चांसेस का जब सम कर दिया जाएगा तो उससे कौन सी चीज पता चलेगी हमको, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन के टोटल फेवरेबल चांसेस, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसके इंडिविजुअल फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसके बनने के इंडिविजुअल फेवरेबल चांसेस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, इसकी परसेंटेज यील्ड हमको मिल जाएगी। समझ आ गई बात ये, है ना। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट, तो हम बोलेंगे मेन क्वेश्चन ये है कि अब इस प्रोडक्ट के और इस प्रोडक्ट के बनने के जो फेवरेबल चांसेस हैं उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपन कौन सी चीज बोलेंगे बेटा, तो हम बोलेंगे कि जैसे यहाँ पर, है ना, क्या है, जैसे इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर भी क्या प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे यहाँ भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इन तीनों में से किसी को भी हटाने पर या इन तीनों में से भी किसी को भी हटाकर क्लोरीन लगाने पर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनता है। समझ आती बेटा बात ये, है ना। कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएं चाहे हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएं, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनना है, ठीक है। और कौन सी चीज, तो हमने बोला यहाँ के तीनों में से कोई सा भी या यहाँ के तीनों में से भी कोई सा भी हाइड्रोजन हटाएं, प्रोडक्ट क्या बनना है, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनना है, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन 6 में से कोई सा एक हटेगा तो ही 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। क्या बोले हमने कि वो 6 के 6 हाइड्रोजन क्या हैं, दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबके सब यदि इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब क्या है,
तो हम बोलेंगे हम किसी को भी हटा दें, बनेगा क्या ही, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनता है। आता है क्या समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये होगा कि कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे इस प्रोडक्ट के बनने के फेवरेबल चांसेस में ये जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं इनका नंबर जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, है ना। मतलब क्या कहने का, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन किसी भी हाइड्रोजन से टकराए वो उसको वहां से खींच सकता है। समझा रही है बात ये, है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक, वो जो 6 है उनमें से कोई एक ही हटे तो ही क्या बने, 1 क्लोरोप्रोपेन। 6 में से कोई सा भी हट जाए 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। मतलब बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो हम बोलेंगे इट इज रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, है ना। क्योंकि क्या बोला हमने कि 6 में से किसी से भी टकराए तो कोई सा भी कोलिजन जो है वो बेकार नहीं जाने वाला, सारे कोलिजन सक्सेसफुल ही रहने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से क्या बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे इस वजह से बोला जाता है कि इस प्रोडक्ट के बनने के जो फेवरेबल चांसेस होंगे वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे जो हाइड्रोजन थे जिनके हटने से 1 क्लोरोप्रोपेन बनता था, इन हाइड्रोजन का नंबर क्या था, दैट इज 6। ठीक है, और हाइड्रोजन के हटने की जो रिएक्टिविटी थी दैट इज 1। ठीक है, तो इसके बनने के जो फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे विल बी व्हाट, 6 into 1। आई बेटा बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, जैसे इसको यदि हम देखें, ठीक है, तो इसको देखने पर है ना क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसको देखने पर कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 डिग्री जो हाइड्रोजन हैं, तो कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन दे आर 2 इन नंबर, और हम दोनों में से किसी को भी हटाएं, क्या बनना है, 2 क्लोरोप्रोपेन ही बनना है। ठीक है ना, दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरोप्रोपेन बनना था। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन के हटने की जो रिएक्टिविटी थी वो 1 की कंपैरिजन में क्या थी, 3.8 टाइम्स ज्यादा। तो एक तो यही फेवरेबल हो गया, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 ऐसे हाइड्रोजन थे जिनमें से किसी को भी हटाने पर 2 क्लोरोप्रोपेन बनता था। ठीक है, तो इसके बनने के जो फेवरेबल चांसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3.8, दैट इज रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दैट इज 2। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के बनने के फेवरेबल चांसेस आर व्हाट, 7.6। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड का जब मोनोक्लोरिनेशन होता है तो इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन पर ये भी बनता है और ये भी बनता है। समझ आती बेटा बात ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड का जो टोटल मोनोक्लोरिनेशन है उसके फेवरेबल चांसेस क्या हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे इसके बनने के चांसेस प्लस इसके, तो इसके बनने के चांसेस कितने, दैट इज 6, इसके बनने के फेवरेबल चांसेस आर 7.6, दोनों को हमने सम किया तो क्या मिल गया, दैट इज 13.6। तो 13.6 क्या है, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन के टोटल फेवरेबल चांसेस। ठीक है ना, तो 13.6 क्या है, इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन के टोटल फेवरेबल चांसेस। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसकी जब परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो क्या आ जाएगा, इट इज 6 डिवाइडेड बाय 13.6 दैट इज टोटल, है ना, इंडिविजुअल फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और कौन सी चीज हो जाएगी, वैसे के वैसे ही इसके इंडिविजुअल फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी क्या निकल जाएगी, इट इज परसेंटेज यील्ड निकल जाएगी। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल जो थोड़ी और जल्दी आ जाएगा, जैसे ये क्या है, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, इसका जो अपन मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री, और ये वाले 2 1 डिग्री। ठीक है, ये वाले 2 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, दीज आर डिफरेंट क्योंकि दिस 1 डिग्री इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री, और ये वाले दोनों 1 डिग्री, दीज आर कनेक्टेड टू 3 डिग्री। ठीक है, तो इसका जब आप मोनोक्लोरिनेशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन का लगना इज गिविंग 1 प्रोडक्ट, 2 डिग्री पर लगना इज गिविंग सेकेंड प्रोडक्ट, 3 डिग्री पर लगना इज गिविंग थर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये बचे हुए दोनों 1 डिग्री इन पर लगना ये क्या दिलवाएगा, दैट इज फोर्थ प्रोडक्ट दिलवाता है। समझा गई बात ये, तो इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन पर क्या हो जाएंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर हो गया, है ना, इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन पर ही 4 प्रोडक्ट्स बन पाएंगे, है ना। अब बाकी कैलकुलेशन का लॉजिक तो समझा दिया,
इस प्रोडक्ट के बनने के फेवरेबल चांसेस अबाउट, तो 1 की रिएक्टिविटी होती है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं, ठीक है। 2 डिग्री में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी 3.8, तो 3.8 into 2 है ना। फिर 3 डिग्री क्या है, दैट इज 1 ओनली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 into 1 है ना। और ये वाला जो 1 डिग्री, तो यहाँ या यहाँ कहीं से भी हाइड्रोजन हटाने पर सेम प्रोडक्ट बनता, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने थे, देवर 6, तो इट इज 6 into 1, ठीक है। सबका सम किया तो कितना आ गया, दैट इज 21.6 आ जाता है। अब सबकी परसेंटेज यील्ड जब हम निकालेंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इन सबकी परसेंटेज यील्ड इस तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। आगे बेटा समझ में, इस तरीके से इन सब की परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं अगली चीज जो रहेगी बेटा इसमें, है ना, ये होती है कौन सी, तो हम देखेंगे कि जैसे ऊपर वाला केस था, है ना, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, 2 क्लोरो वाला, है ना, और 1 क्लोरो वाला कम मिलता है। और नीचे यदि हम देखें तो कौन सी वाली चीज थी यहाँ पे, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, फिर ये वाला 1 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद फिर सबसे कम ये वाला 1 डिग्री, है ना। तो नॉर्मली बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता क्या है, तो हम बोलेंगे नॉर्मली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है हमको जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिलने वाला होता है। समझ आती बेटा बात ये, है ना। नॉर्मली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलता है जो क्या होने वाला हो, तो हम बोलेंगे जो हमको ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिलने वाला हो। क्लियर हो रही बात ये, ठीक है। लेकिन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन में ये जरूरी नहीं होता। जैसे ऊपर वाले केस में तो क्या यहाँ पे रेडिकल बन रहा है, इसके बनते समय 1 डिग्री और इसके बनते समय 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है और इसी के थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, हमको ज्यादा भी मिल गया, है ना। इसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर ही रखी है अपन ने, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड के मोनोक्लोरिनेशन के टाइम पर ये प्रोडक्ट बन रहा है 1 डिग्री रेडिकल से, ये बन रहा है 2 डिग्री से, ये बन रहा है 3 डिग्री से, और ये फिर से बन रहा है 1 डिग्री से, ठीक है। अब इन सब में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट है, तो हम बोलेंगे दैट इज 2 डिग्री वाला, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। इस 2 डिग्री के बाद ये 1 डिग्री, ठीक है, उसके बाद फिर 3 डिग्री आ रहे हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू नोट, है ना, कि नॉर्मली तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है जो किसके थ्रू मिल रहा हो, तो हम बोलेंगे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा हो, है ना। लेकिन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन में क्या बोला हमने, कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। जैसे कि ऊपर वाले केस में तो हमको ये प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा था। लेकिन सेकंड वाले केस में कौन सी चीज है, तो हमने बोला सेकंड वाले केस में जरूरी नहीं है। सेकंड वाले केस में ये 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिला, उसके बाद फिर ये 1 डिग्री, देन इट इज 3 डिग्री। हालांकि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट किसका था, इस वाले प्रोडक्ट का था, है ना, क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी डिग्री बढ़ते जाने पर बढ़ती जाती है। आइए के बेटा बात समझ में अच्छे से ये, ठीक है। तो हम, है ना, कौन सी वाली चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको हमको नोट लगा के लिखना है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन के टाइम पर, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हमेशा हमको वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिल जाए जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा हो, ये जरूरी नहीं होता, है ना। इन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन व्हाट वी आर सेइंग, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन में वही प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिले जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा था, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। दूसरा भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं रिएक्टिविटी के अलावा, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई ना बेटा बात समझ में। तो क्लोरीनेशन के लिए नोट लगा के लिखना है कि हमेशा वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिले जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा था, ये जरूरी नहीं होता, है ना। हमको ये वाला डेटा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बेसिस पर हमको आंसर देना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है और कौन सा कम है। आगे बेटा बात समझ में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। अब जब हम किसकी बात करेंगे, दैट इज ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में बेटा कौन सी वाली चीज होती है, हम बोलेंगे कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी जो होती है वो और कम होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि
ब्रोमिनेशन को कैसे करवाते हैं, दैट इज इन ब्राइट सनलाइट करवाया जाता है ना। ब्रोमिनेशन इज डन इन ब्राइट सनलाइट। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। और ब्रोमीन फ्री रेडिकल के लिए जो रिएक्टिविटी होती है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, ये क्या रहेगा, इट इज 1:82:1600। समझ आ रही बेटा बात ये है ना। क्या बोला है हमने, तो हमने बोला इट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो होता है, इस ब्रोमिनेशन रिएक्शन में है ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 1:82:1600। ठीक है। इस डेटा को जो अपन यहाँ अप्लाई करेंगे बेटा ना, आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों 1 डिग्री ये वाला और ये वाला मिला लें तो इट इज अराउंड 1.1% के आसपास यील्ड आएगी। 2 डिग्री जो बनेगा ब्रोमीन के साथ उसमें यील्ड 9% के अराउंड आती है, ठीक है। और 3 डिग्री जो बनेगा ब्रोमीन के साथ उसमें यील्ड आती है इट इज 90% के अराउंड। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा, तो हम बोलेंगे कि ब्रोमीन जो है वो 3 डिग्री प्रोडक्ट ही मेजर बनाता है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा बनाता है दूसरों की कंपैरिजन में। तो हम बोलेंगे कि ब्रोमीन का रेडिकल क्या रहेगा, दैट इज क्वाइट स्टेबल, और इसलिए वो क्या होता है ज्यादा सिलेक्टिव। जबकि क्लोरीन का रेडिकल ज्यादा अनस्टेबल था इसलिए वो कम सिलेक्टिव था, इसलिए वो सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो लगभग बराबर बराबर अमाउंट में बना रहा था ना, ज्यादा कम मतलब अंतर तो है बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आई ना बात समझ में। तो हम बोलेंगे ब्रोमीन का रेडिकल जो होता है वो क्या होगा, इट इज हाईली सिलेक्टिव, है ना। ब्रोमीन फ्री रेडिकल इज व्हाट, हाईली सिलेक्टिव। क्लियर हो गई बेटा बात ये, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे इसके बाद, है ना, कैलकुलेशन आप कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा जो मैंने बताया है वो। इसके बाद फिर क्या है, आयोडीनेशन रिएक्शन जब हम करवाते हैं हैलोजिनेशन में, तो अल्केन्स का आयोडीन के साथ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है और उसके बाद भी रिएक्शन किसी रहेगी, इट इज रिवर्सिबल। ये H हटा उसकी जगह I आया और H और I मिलकर HI बना देते हैं ना, रिएक्शन अगेन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अल्केन का आयोडीन के साथ रिएक्शन जो होगा ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर ही हो पाता है और उसके बाद भी रिवर्सिबल रहेगा, है ना। हाई टेम्परेचर पर है और उसके बाद भी क्या बोला हमने, दैट इज रिवर्सिबल है। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब क्या होता है, इस रिएक्शन को भी हमको सक्सेसफुल बनाना है, मतलब आगे के डायरेक्शन में ले जाना है, तो हम यहाँ पे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को लगवाएंगे। हम क्या करते हैं, आयोडीनेशन को सक्सेसफुल बनवाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं जैसे कि HiO3, है ना। HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्रोडक्ट जो था ना, वन ऑफ द प्रोडक्ट HI, इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और रिएक्शन करके HI को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, दैट इज इनटू I2, ठीक है। I2 जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे HI जो था वो यहाँ से हट गया। आई बेटा बात समझ में, है ना। HI जो होता है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर से हट जाएगा और रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है किसमें, दैट इज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई बेटा बात समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि आयोडीनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है, उसके बाद भी रिवर्सिबल होता है और उसके बाद भी कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन को यदि हमको सक्सेसफुल बनवाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो रिएक्शन को करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट HI को इक्विलिब्रियम पर से हटा देता है और रिएक्शन को शिफ्ट करवा देगा किसमें, दैट इज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे बेटा समझ में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस का दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अभी हम हैलोजिनेशन रिएक्शन देख रहे थे, दैट वाज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्या देखेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन।